अभी तक हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में प्रशासनिक डेवलपमेंट की हमने बात कर ली है 1861 तक के जो है भारत शासन अधिनियम तक। अब हम बात करेंगे प्रशासनिक ढांचे के बारे में। ठीक है, प्रशासनिक ढांचे में सिविल सेवा, पुलिस, सेना, सिविल सेवा और न्यायपालिका के बारे में। ठीक है, जो उनका पूरा प्रशासनिक ढांचा है, इसमें पुलिस, अब लिखते चलिएगा साथ में हमारे, अंग्रेजों का जो है सेना, सिविल सेवा और न्यायपालिका। ठीक है, पुलिस, सेना, सिविल सेवा और न्यायपालिका। ठीक है, ये सिस्टम है इनका, है ना। मुख्य परीक्षा में इसको लगभग इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। हमने पहले दिन ही बताया था जब सिलेबस समझाया था आपको, प्रीलिम्स में सिविल सेवा से यदा कदा कुछ सवाल पूछ लिए जाते हैं, कभी कभार ऑप्शन में आ जाते हैं। फिर भी जो सामान्य जानकारी है इसके बारे में वो आपके सामने हम देंगे। देखो, ये जो तीनों सिस्टम है ना, अंग्रेजों पे शासन करना है, ये तीनों सिस्टम को भारत में 3 स्तंभ कहा जाता था। 3 पिलर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, इसको 3 स्तंभ कहा जाता था। पुलिस को, सेना को और सिविल सेवा को कहा जाता है। भारत में अंग्रेजों की जो मजबूत बुनियाद बनी उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। ठीक है, और सिविल सेवा के लिए अलग से एक वर्ड यूज किया जाता था, स्टील फ्रेम। इस्पाती ढांचा, ये सिविल सेवा के लिए अलग से एक शब्द यूज किया जाता था जो आईसीएस ऑफिसर होते थे अंग्रेजों के समय। ठीक है भाई, अंग्रेजों ने कोई पुलिस का नॉर्मली मकसद क्या होता है, कानून व्यवस्था बनाए रखना, जैसे आज एक मकसद होता है। बट अंग्रेजों का इसके अलावा एक मकसद था, लोगों को डरा कर रखना। जो व्यवस्था का विरोध करे, 2 मकसद थे, कानून व्यवस्था बनाए रखना और लोगों को डरा कर रखना। तो अंग्रेज चले गए, बट वो दोनों मकसद आज भी पुलिस का भारत में, पुलिस को देख करके कोई भी कंफर्टेबल महसूस नहीं कर सकता है नॉर्मली, चाहे हमारे आपके परिवार को ही कोई पुलिस में क्यों ना हो। कल आप भी सिस्टम में आएंगे, किसी को देखिएगा जहां वर्दी में दिखता है धारणा बन जाती है। ठीक है, तो अब कम नहीं होते, 60-70 साल हो गए, अभी भी ये धारणा बनी हुई है। साथ के साथ मैं आपको कॉलोनियल मेंटेलिटी की भी बात करता जा रहा हूं, ये समझने की चीज होती है। ठीक है, सेना का पर्पस क्या होता है, विद्रोह से रक्षा, भी कोई बहुत बड़ा रिवोल्ट ना हो जाए, अलगाववाद का दमन करना, सीमा की सुरक्षा करना। तो अंग्रेजों के समय भी मोटे तौर पर था, बट विद्रोह कौन करता था, उनकी शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध हम करते थे। तो हमारी ही सेना हमारे ही विरुद्ध उन लोगों को यूज करते थे। ज्यादा हुआ तो बड़े पैमाने पे सेना का यूज, हमें जीतने के लिए सेना का यूज किया गया। ठीक है, और तो और सीमा की सुरक्षा को अपने फायदे के लिए कर रहे थे, हमारे लिए तो कुछ कर नहीं रहे थे, चाहे रूस से हो चाहे फ्रांस से हो। बट थोड़े समय के बाद 57-66 के बाद और पहले से भी उन्होंने भारतीय सैनिकों को बाहर के अभियानों में भी भेजना शुरू कर दिया। आगे चल के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इन सब में भी भारतीय सैनिकों की भूमिका रही। आजादी के पहले जीडीपी का लगभग 30% या उससे अधिक सेना पर खर्च करते थे अंग्रेज। ब्रिटिश जीडीपी का ब्रिटिश सेना पर 25% से कम खर्च होता था। और भारतीय जो टोटल जीडीपी का एक आकलन किया गया है वो 30% से अधिक खर्च होता था। तो ये भी इसका एक पर्पज भी वही था। ठीक है, लेकिन जो मॉडर्न पुलिस है, जो मॉडर्न सेना है, जो मॉडर्न सिविल सेवा है, जो जिसको आज हम देखते हैं अपने हिंदुस्तान में, इन सबको प्रारंभ करने का श्रेय अंग्रेजों को ही जाता है। उपनिवेशवाद में यह हुआ कि हर चीज आधुनिक दिखेगा, कुछ होगा भी, बट जो उसका उद्देश्य होगा वो अंग्रेजों की व्यवस्था, उनके फायदे को मजबूती प्रदान करने के लिए। इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती है, और अपने फायदे के लिए वो एक सिस्टम बनाएंगे। सिविल सेवा की बात की जाए, भी कलेक्टर आज भी कहा जाता है, उस समय भी कलेक्टर कहा जाता था। कलेक्शन इनका मेन काम होता था, रेवेन्यू कलेक्शन। कि ये सारा का सारा पुलिस, सेना, ये पूरा सिस्टम बना हुआ है, पैसे आएंगे तभी तो सिस्टम चलेंगे। तो मेन काम इनका कलेक्शन था।
और फिर कार्यों में उतार चढ़ाव होता रहा है, बट कलेक्शन इनका परमानेंट काम था। आज जब आप आईएएस बनेंगे तो आप कलेक्शन आपका एक काम है, बट आपको पता भी नहीं चलेगा कि कलेक्शन कितना काम है आपका। आपका मेन वर्क हो गया अब एक्सपेंडिचर। कलेक्शन के लिए और भी सिस्टम बने हुए हैं, डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं सरकार के, उसमें आपको रोल प्ले करना होगा शुरुआती स्टेज में। सीनियर होते जाएंगे तो रोल आपका बदलता जाएगा एज एन आईएएस। तो ये पर्पस था। ये लोग बड़े डिसिप्लिन हुआ करते थे, काम में परफेक्शन हुआ करता था, और पूरे देश को बांधने में इनकी बड़ी भूमिका थी। तो आजादी के बाद भी सिस्टम कंटिन्यू किया गया, आईएएस कहा गया इनको। ठीक है। न्यायपालिका, आज का जो हम सिस्टम देखते हैं न्यायपालिका का, जिस सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और उसके नीचे कोर्ट है, ये सारा का सारा सिस्टम जो है ये भी हायर की अंग्रेजों के हाथों हुआ, लेकिन क्रमिक तौर पे आया, एकाएक नहीं आ गया सिस्टम। पहले जो क्षेत्र उनके पास है पहले वहां ढांचा बनेगा। तो यहां हम देखेंगे कि न्यायपालिका में अंग्रेजों ने सकारात्मक तौर पे क्या क्या हमें चीजें दी और उसकी आलोचना किन आधारों पर होती है। तो हम थोड़ी बहुत जो सामान्य जानकारी है इनके बारे में कुछ कुछ जानकारी लेंगे हम, और फिर उनका एक इकट्ठे विश्लेषण भी करेंगे हम साथ साथ। टॉपिक का इंपॉर्टेंस एग्जाम में कितना है, अब तक पिछले 2-3 दशकों में इसको न के बराबर महत्व दिया गया है। हर टॉपिक पे हमने बताया था, हर टॉपिक का जो ट्रेंड है थोड़ा सा एक बार मेरी तरफ से जान लीजिए आप, और अगली बार पेपर खुद पढ़ा करिए आप। ऑब्जेक्टिव में कभी कभार इससे सवाल होते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव में तो ना के बराबर इंपॉर्टेंस मिला है अभी तक, लेकिन ये इस तरह से इसको हमें देखना है। अब जरा हम पुलिस की बात कर लें, फिर लिखें आप थोड़ा सा पुलिस के बारे में। पहले कुछ हम फैक्चुअल जानकारी हम थोड़ा लिख लेते हैं सबके बारे में, ठीक है, फिर इसका एक एनालिसिस कर लेंगे। पुलिस के बारे में लिखें, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय, वॉरेन हेस्टिंग के समय हेस्टिंग के समय जमींदारों को पुलिस का अधिकार दिया गया। ठीक है। तो पहली बार अंग्रेजों ने वॉरेन हेस्टिंग के समय जमींदारों को पुलिस का अधिकार, कोई भी अपराध वगैरह होता था तो जमींदार ही देखेंगे उसको, जमींदार खुद ही सो सकते। ठीक है। तो जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है नीलामी में, 72 में पटसल्ला, फिर एक सल्ला, उनको ही कहा जा रहा है कि तुम अपने एरिया में लॉ एंड ऑर्डर देख लो। किसी का कोई सवाल है? किसी का कोई सवाल है? आपके कमेंट आई थिंक मुझे नहीं मिल पा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लिखो। कॉर्नवालिस ने अगला पॉइंट, कॉर्नवालिस ने पुलिस स्टेशन एवं पुलिस स्टेशन प्रमुख के तौर पर दरोगा की नियुक्ति की। कॉर्नवालिस ने क्या किया, लगभग 400 वर्ग मील का क्षेत्र, समझो एक डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से बड़ा एरिया, एक डिस्ट्रिक्ट में कमोबेश एक पुलिस स्टेशन होगा और दरोगा जी उसके प्रमुख होंगे, उनको सहयोग देने के लिए कांस्टेबल होंगे, सिपाही होंगे। तो कॉर्नवालिस ने पहली बार पुलिस स्टेशन भारत में शुरू किया।
अब दरोगा के कार्यों को ऊपर देखने के लिए मजिस्ट्रेट होगा, बट दरोगा का कॉन्सेप्ट पहली बार और पुलिस स्टेशन का कॉन्सेप्ट पहली बार कॉर्नवालिस लेकर के आया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें। विभिन्न प्रयोगों के बाद विभिन्न प्रयोगों के बाद 1861 में इंडियन पुलिस एक्ट के द्वारा आधुनिक पुलिस प्रशासन की नींव रखी गई। आधुनिक पुलिस प्रशासन की नींव रखी गई। अब देखते हैं ना, जैसे एक प्रांत में एक डीजीपी होते हैं, आईजी हैं, डीआईजी हैं, एसपी हैं, डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। कॉन्सेप्चुअली ये मानिएगा, ये जो पूरा सिस्टम है 61 में आया भारत में। नाम में थोड़ा अंतर होगा, उस समय डीजीपी नहीं कहा जाता था जो पूरे प्रांत के प्रमुख होते थे। ऐसे कोई फैक्चुअल जानकारी स्पेशल जरूरत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मॉडर्न सिस्टम है हमारा, वो 61 के एक्ट से गाइड होता है। कभी भी पुलिस अत्याचार जब कभी भी सामने आता है, जब पुलिस रिफॉर्म का मुद्दा जब सामने आता है, तो हमेशा चर्चा होती है कि भाई औपनिवेशिक कानून को बदला जाए। फिर कोई कहता है कि नहीं, औपनिवेशिक मानसिकता को भी बदला जाए। अभी एक सुप्रीम कोर्ट का फिर डिसीजन देखा होगा, आया था कि भाई प्रकाश सिंह का जो मैटर था उसमें पुलिस रिफॉर्म को लेकर के भी आया था कि भारत में पुलिस रिफॉर्म को लेकर के डीजीपी का कार्यकाल कितना होना चाहिए, 3 लोगों का एक पैनल होना चाहिए। फिर अभी 10 दिनों के अंदर में एक न्यूज आया था, 15 दिनों के अंदर, पुलिस रिफॉर्म को लेकर के। तो चलते रहते हैं मुद्दे। ये 3 तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं पुलिस में, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। सेना के बारे में लिखें आप। सेना के बारे में लिखो आप, पहला पॉइंट। ब्रिटिश भारतीय सेना में अंग्रेज एवं भारतीय शामिल थे। इसी में लिखना, स्ट्रेंजर लॉरेंस को ब्रिटिश भारतीय सेना का जनक माना जाता है। स्ट्रेंजर लॉरेंस को ब्रिटिश भारतीय सेना का जनक माना जाता है। एक और पॉइंट लिखें, 1857 के विद्रोह के पश्चात 1857 के विद्रोह के पश्चात पील आयोग की अनुशंसा पर सेना का बड़े पैमाने पर पुनर्गठन किया गया। ये जो पुनर्गठन है ना, ये 57 के विद्रोह के परिणाम के रूप में आपको बताऊंगा विस्तार से, ठीक है। बस ये फैक्चुअली आप ध्यान रखिएगा, दोनों लोग शामिल थे। 1857 तक लगभग 3,12,000 यहाँ पे सैनिकों की संख्या थी, जिसमें 45,000 अंग्रेज थे, बाकी सबके सब भारत के लोग थे।
यानी प्रथम 100 वर्षों में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को जीता, उसमें भारत के लोगों की भी अहम भूमिका थी। ये भी ग्रेजुअली चेंज होता रहा है, बट ये टर्निंग पॉइंट रहा है। इसके बाद सेना में बहुत सारे बदलाव आए हैं। 57 के विद्रोह के साथ मैं आपसे बात करूंगा। सिविल सेवा के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखें आप। सिविल सेवा के बारे में लिखो। कॉर्नवालिस को आधुनिक सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है। 1793 में 1793 में प्रसंविधा के आधार पर मैं भी समझा रहा हूं, इसको लिखें। 1793 में प्रसंविधा के आधार पर सिविल सेवकों की नियुक्ति प्रारंभ हुई। देखो होता क्या था, हम लोगों ने पढ़ा है कि 53 में प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किया गया। यानी ये तो क्लियर है कि 53 के पहले प्रतियोगी परीक्षा नहीं होती थी। ठीक है, ये बेसिकली जो भारत में अनुभवी लोग काम करने वाले थे और जो डायरेक्टर या कंपनी के प्रोपराइटर के चहेते होते थे, उनको एग्रीमेंट के तहत नौकरी दी जाती थी और फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती थी ब्रिटेन में, फिर भारत उनको भेजा जाता था काम के लिए। तो पहली बार अनुभव को देखते हुए एग्रीमेंट को करना, फिर ट्रेनिंग देना, फिर भारत भेजना, इस तरह के सिस्टम कॉर्नवालिस के समय में शुरुआत हुई। ठीक है, यहीं पे लिखो 1500 रुपये मासिक वेतन कॉर्नवालिस के समय। 1500 रुपये मासिक वेतन कॉर्नवालिस के समय में, तथा कुल राजस्व वसूली का 1% सिविल सेवकों को दिया जाता था। कुल राजस्व वसूली का 1%। उस समय लेखक बताते हैं कि दुनिया में इससे ज्यादा वेतन किसी भी नौकरी वालों को नहीं मिलता था और ऑफिशियली इनको करप्शन को रोकने के लिए कहा गया जितना आप कलेक्ट करोगे ना, उसका 1% आपको बुरा नहीं था। यदि ये सिस्टम आज भी, मैं कह नहीं रहा हूं ऐसा, ठीक है, बट कलेक्टर को आज भी एक ऐसा 1% मिल जाए तो कम नहीं है वो। तो ये कॉर्नवालिस के समय था। एक और पॉइंट लिखें। कॉर्नवालिस ने कलेक्टर से न्यायिक कार्यों को अलग किया। न्यायिक कार्यों को अलग किया। ब्रैकेट में लिख लो आप शक्ति पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण आप पॉलिटी के अंदर पढ़ेंगे, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो अलग किया, ऐसा कहने का मतलब क्या है कि इसके पहले कलेक्टर न्यायिक कार्यों को भी देख रहे थे। हम और भी बताएंगे कॉर्नवालिस कोड, बहुत सारी जानकारी। अभी मेरा बताने का पर्पज केवल एक काम के जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है सिविल सेवा से संबंधित। अगला पॉइंट लिखो। 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए
वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, ये भारत में था। फोर्ट विलियम कलकत्ता का नाम था, ये भारत में था कॉलेज। इसी में लिखो, हालांकि शीघ्र ही इसे बंद कर दिया गया, शीघ्र ही इसे बंद कर दिया गया और 1806 में 1806 में लंदन में लंदन की जगह ब्रिटेन कर दीजिएगा। 6 में ब्रिटेन में हेलीबरी एक जगह है, हेलीबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज में ईस्ट इंडिया कॉलेज में सिविल सेवकों को प्रशिक्षण दिया जाने लगा। जब ये कॉलेज भारत में खुला था, ईस्ट इंडिया कॉलेज में प्रशिक्षण दिया जाने लगा। जब ये कॉलेज भारत में खुला था तो उस समय कई अंग्रेजों ने विरोध किया था कि भाई भारत में शासन करना है तो वहां हम ट्रेनिंग क्यों ले, हम ट्रेनिंग क्यों ना ब्रिटेन से ही लेकर के जाएं। एक रेशियल भावना होती थी कि हम बेहतर हैं भारतीयों से। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। 1833 में 1833 के अधिनियम में भारतीयों से भेदभाव न करने का प्रावधान। आपको याद होगा 33 के अधिनियम में था रंग और तमाम क्षेत्र के आधार पर भारतीयों से भेदभाव। प्रोविजन होना एक बात है, नियुक्ति किसी की नहीं हुई। ठीक है, लिखो 1853 प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान। प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान। ठीक है, कॉमा देकर लिखो 1854 से प्रतियोगिता की शुरुआत। 1854 से प्रतियोगिता की शुरुआत। जब ये एक्ट लागू हुआ था इस समय प्रॉपर सिलेबस बनाया गया। हमने बताया था आपको, मैकाले इस आयोग के अध्यक्ष थे। प्रतियोगिता की शुरुआत होती है और उसमें अंग्रेजी का ज्ञान, लैटिन लैंग्वेज का ज्ञान, ठीक है, इन सबको आवश्यक बनाया गया था। और अधिकतम उम्र आपको ध्यान होगा, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 23 वर्ष रखा गया था पहले। बाद में कि भारत में लोग ना आए उसको घटा करके वो अधिकतम उम्र 19 वर्ष कर दिया गया। परीक्षा लंदन में होनी है, अंग्रेजी का ज्ञान जरूरी है। जैसे अपने यहाँ संस्कृत है ऐसे वहाँ लैटिन लैंग्वेज है, जो अपने यहाँ अहमियत संस्कृत की है उसका ज्ञान जरूरी है। तो टफ होता था, ओपन तो कर दिया गया था लेकिन टफ था ये। 53 में 54 से प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हो गई थी। अगला पॉइंट लिखें 1863 लिखें सर्वप्रथम सत्येंद्रनाथ टैगोर ने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया। ठीक है, तो ये पहले भारतीय थे जिन्होंने इस परीक्षा को पास किया। लिखो 1878 1878 सिविल सेवा में प्रवेश की
सिविल सेवा में इसकी जो एज थी वो घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। 19 ठीक है। एक और पॉइंट लिखो, 1885 19 साल तक आप परीक्षा दे सकते हैं, उसके बाद नहीं। ठीक है। इसका तो आइडिया नहीं कितने साल से स्टार्ट होता था, पहले 23 वर्ष था मैक्सिमम, फिर उसको घटा करके 19 कर दिया क्योंकि 23 के हम क्वालिफाई करने लग गए थे। हम लंदन जाके वहां एग्जाम निकाल लेते थे वहां, ठीक है। उस समय वहां धीरे धीरे वहां संख्या बढ़नी शुरू हो गई थी। तो यही बहुत असंतोष का रीजन था पढ़े लिखे भारतीयों में कि आप जानबूझ करके आप हमें आने नहीं देना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि सिस्टम आपके लिए ओपन है, बट आप इसको इसलिए आप ऐसा स्टेप उठाते हैं ताकि हमारी एंट्री ना हो पाए। अंग्रेजों का ये मानना था कि ये ऊपर के जितने पद है ना, उससे भारतीयों को जितना दूर रखेंगे उतना लंबे समय तक हमारी पकड़ बनी रहेगी। ठीक है। तो इसके तहत ये उनकी पॉलिसी थी। 85 में लिखो, 1885 लिखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भारत में परीक्षा आयोजित करने की मांग कांग्रेस की 85वीं स्थापना होगी और कांग्रेस हमेशा डिमांड करेगी कि भारत में परीक्षा करवाई जाए। सरकार मानेगी भी इस बात को। लिखो 1886 एचिंसन समिति, अचिंसन समिति। अब थोड़ा बता दे रहा हूं इसके बारे में। एक समिति बनाई गई, ये ब्रिटिश हैं, एचिंसन जो है स्कॉलर हैं, और इन्होंने रिकमेंड किया कि क्या बदलाव करना चाहिए। इन्होंने कहा था कि सुझाव दिया कि भारत में परीक्षा कराइए, भारतीयों की संख्या बढ़ाइए आप इसमें सिविल सेवा में। अब आपने जो नोट्स मिलेगा हमारे द्वारा वो आप देख लीजिएगा, डेट याद रखिएगा कि एचिंसन समिति 1886 में इनके रिकमेंडेशंस भी दिए हुए हैं, एक रीडिंग कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में ऐसी चीजें बहुत कम पूछी जाती हैं। इसके बाद लिखो आप 1919 के अधिनियम में 1919 के अधिनियम में भारत में परीक्षा कराए जाने का प्रावधान तो पहली बार 19 में जाके ये कानून बना कि भारत में परीक्षा होगी, एवं 1922 में सर्वप्रथम इलाहाबाद में परीक्षा का आयोजन हुआ। ठीक है। तो पहली बार परीक्षा कहां हुई थी? इलाहाबाद में। कब हुई थी? 1922 में। ठीक है। लिखो आप 1924 ली आयोग, 1924 ली कमीशन, ली आयोग, ये सिविल सेवा के लिए बनाया गया था। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है ना, 4 आयोग या डेट इस तरह के ऑप्शंस में प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। कभी वो प्रोविजंस वगैरह भी पूछते हैं। है तो यूपीएससी के ऊपर क्या पूछेगा एक बार इसको भी आप नोट से देखिए। इसने पहली बार सजेशन दिया था कि कम से कम आधे भारतीयों को इसमें आप ले ही लो, 50-50। समय आ गया है कि इसमें रिकमेंड किया था कि इसमें खूब चर्चा हुई थी कि भाई लें या ना लें। देखो 1926, 1926
लोक सेवा आयोग का गठन। पहली बार लोक सेवा आयोग कब बना? 1926 में बना। परीक्षा आयोजित होगी तो भाई यहाँ कंडक्ट कराने के लिए एक बॉडी होनी चाहिए ना। और एक आखिरी पॉइंट लिखो, 1935 केंद्रीय एवं प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन। प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन। ठीक है, केंद्रीय एवं प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। कभी कभी हिस्ट्री में आपको ऐसी समस्याएं दिखेंगी, है ना। डेट जैसे हिस्ट्री जिसके लिए बड़ा मशहूर है। हिस्ट्री क्यों जाना जाता है? अपने तारीख के लिए जाना जाता है। तारीखें बहुत पढ़नी होती हैं। तो जैसे हम अचानक से पढ़ना शुरू करें ना, तो 1806 में क्या क्या हुआ वो मुश्किल होती है। एक तरह के टॉपिक में पढ़ते जाओगे तो आइडिया बनता जाएगा। तो देखो, नोट्स तो बहुत डिटेल में आपको मिल जाएंगी, किताबें आपके बारे में बहुत डिटेल में दे देंगी। फिर भी जहां जरूरत है मैं भी इंफॉर्मेशन बढ़ा दे रहा हूं यहाँ पे। जैसे यहाँ है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमने काम की सारी बातें आपको बता दी। किसी भी टॉपिक पे डेट याद रखने का सिंपल जो एक तरीका है वो ये है कि आप, जैसे आपने कॉपी के अंदर लिख लिया, केवल आप डेट लिख करके एक रफ कॉपी पे छोड़ दीजिए। आप शीर्षक दे दो सिविल सेवा और डेट लिख लो, और आप रिकॉल करो कि आपने क्या पढ़ा सिविल सेवा के बारे में। ये एक बहुत ही मतलब प्रूफ वाला तरीका है साइंटिफिक पे। और भी कई तरीके होंगे, इसका बहुत फायदा होता है कि आप डेट लिख के छोड़ दीजिए 93 में क्या हुआ था। कि आप सोचेंगे भाई कि याद नहीं आ रहा, तो दोबारा अपने नोट्स को देखेंगे। हम 2-4 बार ऐसा प्रोसेस करेंगे, आपकी मजबूती हो जाएगी। टॉपिक वाइज ही डेट देखिएगा, एक तरीके टॉपिक में एक साथ ही देखा करिएगा, ओवरलैप मत करिएगा। जहां जहां संवैधानिक विकास है उसका एक पूरा क्रम आ गया, तो एक कॉन्टेक्स्ट में चलिएगा डेट को लेकर के। ठीक है, मिस करेंगे आप, बट धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते सिचुएशन आ जाता है। आप ही की तरह हर स्टूडेंट शुरू करते हैं और धीरे धीरे अपनी पकड़ बना लेते हैं। शुरू में मिस करोगे जरूर, कोई डेट आ जाएगा मिस कर दोगे, बट एक हो जाएगा आपकी पकड़। तो ये तीनों के बारे में कुछ सामान्य जानकारी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो किताबों में मिल जाते हैं। मेरे तथ्य का एक किताबों में मिले, बेसिक किताबों में, तो तीनों का एक हम संयुक्त विश्लेषण कर लिए हैं। ठीक है, बाकी न्यायपालिका को हम अलग से करेंगे, सिविल सेवा, सेना। ठीक है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो ठीक है, नहीं तो हम क्लास को यही ओवर करते हैं।